हाँ, तो मेरे 8 मार्च वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखो स्टूडेंट, 8 मार्च को आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है। ऐसे में आपको केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि इस बार आप केमिस्ट्री में 90% प्लस मार्क ला सकें। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 12th केमिस्ट्री का एक ऐसा सीरीज जिससे आपके केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री में 95% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। देखो, मैं ये है आपका पार्ट 2 वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के 6 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आप खुद ही देख लो, 6 के 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। मैं उन क्वेश्चंस को बताऊंगा जो एकदम स्पेशल क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है जो मैं बताने वाला हूं। चौथा क्वेश्चन ये वाला न्यूमेरिकल है भैया। ये सब 2 और 3 नंबर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ध्यान से पूरे क्लास को देख लेना, क्योंकि मैं अब आपको उन क्वेश्चन को प्रोवाइड कराऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज मैं 6 ऐसे क्वेश्चन को बताऊंगा जो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 2 नंबर और 3 नंबर में, यानी कि अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। बस ये 6 प्रश्न आप लोग पढ़कर जाना भैया, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, रिकॉर्ड है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराया है पार्ट 1, उसको भी जाकर देख लेना। ये पार्ट 2 है। ऐसे में पूरी केमिस्ट्री आपको पार्ट वाइज प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो को पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। देखो भैया, आप बिलेन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपने राउल्ट का नियम नहीं पढ़ा तो समझ लो कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि राउल्ट का नियम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलरोस का नियम, ये सब नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं बताने वाला हूं सीमाओं के साथ। तो देखो, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। जैसे देखो, यहां पे इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है, अपान पी नॉट। इसको कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। देखो, पी नॉट जो है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, पी एस जो है ये विलयन का वाष्प दाब है। देखो, यस का मतलब ही सॉल्यूशन होता है, तो विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। ये पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ये किसके बराबर होगा मेरे भाई? ये बराबर होगा विलेय के मोल प्रभाज के। अब विलेय का मोल प्रभाज जो होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये विलेय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है। तो हमारे जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। देखो, n है विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल n, और कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। और विलेय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, विलेय के मोलों की संख्या पान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखना है, ये ध्यान रखना। तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एन अपान एन प्लस एन, ठीक है। अब देखो, ये जो पी नॉट पी एस है ये सब है क्या, वो भी मैं बता देता हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना, मैं सब कुछ बताऊंगा। देखो, पी नॉट जो है इसको कहते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है। कोई पूछे मेरे भाई पी एस क्या है तो इसको हम लोग बोलते हैं विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। उसके बाद में कोई पूछे आपसे स्मॉल एन क्या है तो इनका नाम है भैया विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। स्मॉल एन को हम लोग विलेय के मोलों की संख्या कहते हैं। कैपिटल एन को हम लोग बोलते हैं विलायक के मोलों की संख्या,
विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टूडेंट फॉर्मूला राउल्ट के नियम का, क्योंकि इसमें बताया गया है किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो जो हमारा ये पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट है ना, ये विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, क्योंकि पी नॉट है विलायक का वाष्प दाब, पी एस है विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो विलेय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये फॉर्मूला होगा। जो था मैंने आपको बता दिया ये क्या क्या है। कुछ सीमाएं इसकी समझते हैं। राउल्ट के नियम की लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। हर चीज की एक लिमिट होती है। जैसे क्लास में कोई बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है, टीचर एक बार देखा उस टीचर ने, चलो ठीक है बच्चा है जाने दो, दूसरी बार देखा ऐसे बार बार करेगा ना तो थप्पड़ पड़ेगा या तो फिर भैया। ठीक है, समझ में आया? तो सीमाएं देखो, राउल्ट का नियम जो है तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो राउल्ट का नियम है ये तनु विलयनों पर लागू होगा। तनु का मतलब आप पतला समझ सकते हैं और सांद्र का मतलब गाढ़ा समझ सकते हैं। तनु का मतलब जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, विलायक ज्यादा हो, और सांद्र का मतलब जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, तो वही कहा गया राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, ये नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। मतलब ये जो हमारा ये जो हमारा नियम है ना, केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होगा, जो अवाष्पशील होंगे, जैसे हमारी शर्करा हो गई। ठीक है। तीसरा, वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो विद्युत अपघट्य होते हैं, उनके विलयन पर राउल्ट का नियम लागू ही नहीं होता, ये ध्यान रखना। चौथा देखो, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। मतलब जो पदार्थ विलयन में पूर्ण रूप से संगुणित हो जाएंगे उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोलरॉस का नियम लिखिए। अब हम सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन में आ गए हैं और अब हम विद्युत रसायन के ज्यादातर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2022, 23, 24। तो इस नियम को जानना जरूरी है। देखो 6 के 6 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखाना है। अब आप एक्टिव हो जाइए, अगर सो रहे हो तो जाग जाइए, क्योंकि फिर अगर नहीं जागे तो फिर जाग पाओगे नहीं और बाद में एग्जाम में लिख कर आएगा भैया फेल हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ लो, अभी समय है, बहुत टाइम है। देखो दूसरा, कोलरॉस के नियम को समझाइए। कोलरॉस का नियम होता क्या है, तो एक सिंपल भाषा में मैं बता देता हूं, ये 2 नंबर में आता है। देखो, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता पर चालकता होगी, विद्युत अपघट्ट जैसे मान लो हम HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी विद्युत अपघट्ट है। तो इसकी जो चालकता है ना, ये इसके धन आयन और इसके ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी कि जब इसका विद्युत अपघटन हम लोग कराएंगे, ठीक है, जब इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये किस में टूटेगा? H प्लस आयन में टूट जाएगा और प्लस Cl माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि इस विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है वो इसके धन आयन और इसके ऋण आयन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही होता है कोलरॉस का नियम। जैसे देखो, मान लो हमारा जो मोलर चालकता है, देखो लैम्डा एम, इसको मोलर चालकता बोलते हैं। अब मैं इनफाइनाइट ऊपर लगा देता हूं क्योंकि अनंत तनुता पर चालकता की बात की जा रही है। देखो अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता पर जो HCl की मोलर चालकता होगी, किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होगी, देखो नियम के अकॉर्डिंग ये मैं बता रहा हूं। देखो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, तो देखिए अनंत तनुता पर HCl की जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी भैया? वो उसके धन आयन, मैंने बताया H प्लस में टूटेगा। तो देखो यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट लगाएंगे, H प्लस लिखेंगे और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट लगाएंगे और यहाँ पे Cl माइनस लिख देंगे। ठीक है, इसके योग के बराबर होती है भैया, और यही होगा हमारे कोलरॉस के नियम का फॉर्मूला।
समझ में आया कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो चालकता है वो उसके धन आयन और उसके ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। दैट्स अ कोलरॉस लॉ। यही हमारा कोलरॉस का नियम है, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी था, कोलरॉस का नियम, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर आपसे पूछा जाए भैया इसका अनुप्रयोग बता दो, जैसे कहीं कहीं अनुप्रयोग पूछा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस सॉरी अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। तो सबसे पहला अगर अनुप्रयोग हम लोग देखें, सबसे फर्स्ट वाला अनुप्रयोग अगर हम लोग देखें, तो इसका उपयोग आप कहां देखने को मिलता है आपको? देखो, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, आप लोग लिख दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। देखो, इसका अनुप्रयोग कहां है? अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना। दूसरा लिख लो, दूसरा अनुप्रयोग, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। चलो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर मोलर चालकता ज्ञात करना, चालकता ज्ञात करना, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग अगर हम लोग देखें भैया, तो ये भी लिख लो, जरूरी है, ठीक है। दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों, ठीक है, के वियोजन, के वियोजन की मात्रा, की मात्रा की गणना करना, ठीक है। ये हमारा दूसरा अनुप्रयोग हो जाएगा। तो इसके दो अनुप्रयोग हैं, जैसे अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। तो हमारे लिस्ट में से एक और क्वेश्चन का सफाया हो चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में अस्थाई है, क्यों? मतलब आप देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु ये वायु और जल में अस्थाई क्यों है एल्यूमिनियम? देखो, ध्यान से समझो, इसका रीजन मैंने नीचे लिख रखा है, क्वेश्चन काफी स्पेशल है। देखो, यहां से इसका रीजन है, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, किंतु यह वायु और जल में अस्थाई है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है। इसी कारण से ये वायु और जल में अस्थाई होती है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है। इसीलिए ये जो है जल और वायु दोनों में अस्थाई होती है। बस हो गया मेरे भाई, ये हमारा हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन। इसको भी मैं हटाने जा रहा हूं और हम चलेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। चलो, ये क्वेश्चन जो है भैया डायरेक्टली 3 नंबर या 4 नंबर में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही स्पेशल है। देखो, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, Zn2+, यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, 1 मोलर, फिर Cu2+Cu, ठीक है, जबकि ई नॉट मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव Zn2+Zn तथा Cu2+Cu के मान क्रमशः, मतलब इसका जो Zn2+Zn का जो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है वो -0.76 वोल्ट दिया गया है, तथा Cu2+Cu का जो इलेक्ट्रोड विभव है +0.34 वोल्ट है। इसकी सांद्रता 1 मोलर है। आपको निम्नलिखित सेल का ईएमएफ की गणना करनी है, इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो हमें सेल अभिक्रिया दी गई है ये वाला, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, Zn2+, ठीक है, 1 मोलर इसकी सांद्रता दी गई है, ठीक है, फिर Cu2+ और Cu ये हमें दिया गया है।
अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। देखो हमें क्या दिया गया है, इसके लिए जो इलेक्ट्रोड विभव हमें दिया गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसके लिए वो -0.76 दिया गया है, ठीक है। तो हमें जो ई नॉट दिया गया है, ई नॉट किसके लिए, वो मैं नीचे लिख देता हूं, Zn2 प्लस और Zn के लिए जो हमें ई नॉट की वैल्यू दी गई है वो दी गई है -0.76 वोल्ट, ये हमें दिया गया है। दूसरी चीज हमें दिया गया है Cu2 प्लस, ई नॉट जो हमें दिया गया है किसके लिए, Cu2 प्लस के लिए, Cu2 प्लस Cu के लिए जो हमें ई नॉट दिया गया है भैया, वो 0.3 प्लस 0.34 वोल्ट दिया गया है, या आप 0.34 वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड विभव है ना, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर है। यानी कि आप लिख सकते हैं जो Zn का इलेक्ट्रोड विभव है, ई Zn का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो बराबर होगा ई नॉट Zn के, यानी कि Zn के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा। वैल्यू तो आपको दी ही गई है -0.76 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा है ECU, ECU का जो हमें दिया गया है, ठीक है, ECU जो है इसका जो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव है वो इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा ई नॉट Cu के, ये हमें दिया गया है 0.36 वोल्ट, ठीक है। अब देखो हम लोग निकालेंगे ई सेल, यानी कि विद्युत वाहक बल हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो ई सेल इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, ई सेल इक्वल टू हमारा होगा ई नॉट जो उच्च वाला, मतलब जो उच्च वाला इलेक्ट्रोड विभव है वो, उसमें से हम निम्न वाले इलेक्ट्रोड विभव को घटा देंगे, ई नॉट निम्न, मतलब दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको उच्च कहेंगे। देखो ये प्लस 0.36 है, ये उच्च होगा और ये निम्न होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, तो ये इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो हमारा ई सेल जो होगा, जो विद्युत वाहक बल होगा, ई सेल जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा ई नॉट उच्च, उच्च का मतलब ये जो आपका ज्यादा वाला है, तो 0.36 हो जाएगा, माइनस ई नॉट निम्न, निम्न का मतलब जो ये कम वाला है, तो इसकी वैल्यू -0.76, ये हमने कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझना, ये 3 4 है, इसको 4 कर देना, गलती हो गई, यहाँ पे भी 4 कर देना, इसकी वैल्यू 4 दी गई है, 0.34 वोल्ट, ये देखो ऊपर दिया गया है, ठीक है। मैंने 6 लिख दिया था, वो सही कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा, देखो 0.34 है ये आपका, इसको ऐसे रहने देंगे। अब भैया माइनस ऑलरेडी लगा है इसके, इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.76 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हमारा यही हो जाएगा ई सेल, यानी कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आपका 1.10 वोल्ट आएगा, वोल्ट, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारे सेल का विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व। विद्युत रसायन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मतलब हमें Zn2 प्लस Zn का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया था -0.76 वोल्ट, और Cu2 प्लस Cu का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया था 0.34 वोल्ट। हमें ये पता ही है कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू इतनी है। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव है इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा 0.34 वोल्ट। फिर हमें फॉर्मूला लगाना है ई सेल इक्वल टू ई नॉट उच्च माइनस ई नॉट निम्न, मतलब उच्च में से निम्न वाले को घटा देना है, तो उच्च वाला 0.34 था, क्योंकि ये प्लस में था तो ये ज्यादा होगा, और माइनस माइनस 0.76, माइनस माइनस जब ब्रेकेट हटेगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट। हो गया मेरे भाई, ये भी आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसको भी हम हटाने जा रहे हैं और चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। टॉप रेटेड क्वेश्चन में जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, जो हमारा रासायनिक बलगत की चैप्टर है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन क्या है कि शून्य कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो आप रासायनिक बलगत की चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें अभिक्रिया की कोटि ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो कितनी बार आया, 16 19 20 21 22 24, मतलब 5 बार आ चुका है, तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद ही एक आइडिया लगा सकते हैं। तो देखो शून्य कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, नाम से स्पष्ट है शून्य कोटि। तो देखो वो अभिक्रिया जिसकी प्रगति में
अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसकी प्रगति में जब वो अभिक्रिया हो रही होती है ना, तो अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। मतलब अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिसका जो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऐसी अभिक्रिया हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं तब हमें समझ में आ जाएगा। उदाहरण, उदाहरण जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एग्जाम्पल। ठीक है, देखो एक उदाहरण लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक बेटर एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका संयोग। अब देखो हमें करना क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखो H2 जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जब इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगा तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे 2HCl बनेगा, 2HCl। ठीक है, यानी कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो 2HCl बनेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ये रिएक्शन होगा ना, जब ये रिएक्शन होगा तो जो हमारे अभिकारक हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन होता ही नहीं है, और जो इसकी अभिक्रिया का वेग होगा वो इन अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर निर्भर नहीं करेगा, इसीलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर यहां से हम अभिक्रिया का वेग निकालें, अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग यहां से निकालें, ठीक है, अभिक्रिया का वेग जो है जिसको R से हम डिनोट कर सकते हैं, इसको निकालें जब रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे K वेग स्थिरांक रहेगा, यहाँ पे अगर निकालेंगे तो H2 हो जाएगा अंदर, ठीक है, और दो अभिकारक हैं, एक Cl2 है, ठीक है, दो अभिकारक हैं, लेकिन इसका जो है इसकी सांद्रता जीरो होगी, ये अभिकारक है हमारे दोनों, इसकी सांद्रता जीरो होगी। अब इनके घातों के योग को ही हम अभिक्रिया की कोड कहते हैं, तो जीरो जीरो जुड़ेंगे तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, इसीलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अब अगर कहा जाए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, इसको समझ लेते हैं। वेग जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जिसको हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक का मात्रक, ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आप लोग याद रखना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक देखो, इसके लिए इसका मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये वेग स्थिरांक की इकाई होगी, यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा। बस भैया यही होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब इसमें अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, तो इसको ही हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया। उदाहरण मैंने बताया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन व क्लोरीन का संयोग कराएंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर HCl बनाएगा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें अभिक्रिया का वेग जो है इसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, तो यही हो जाएगा हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया। मात्रक आप लोग याद रखना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर होती तो यहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक अणुओं के प्रथम घात के समानुपाती होता, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाती। ठीक है, बस हो गया। एटलीस्ट अपना लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल है, मतलब छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखने में छोटा लगे करे घाव गंभीर। ठीक है, तो देखो क्या है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया, ये हमारे लिस्ट में 6 नंबर पर क्वेश्चन आता है, ये देखो कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। 2 नंबर में आता है, देखो प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता
प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब 50 सेकंड में जो अभिकारक की जो सांद्रता है ना, वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। काफी ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। तो हमें दिया गया है अर्ध आयु काल यानी कि टी हाफ जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो अर्ध आयु काल को टी हाफ से डिनोट करते हैं। ये 50 सेकंड दिया गया है। क्यों? क्योंकि आधी हो जाती है का मतलब ये अर्धायु काल है। ठीक है, अर्धायु काल का मतलब जब अभिक्रिया अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, ठीक है, तो अर्धायु काल होगा। अब हमें निकालना है वेग स्थिरांक निकालना है। तो एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो अर्ध आयु काल के पदों में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.6932 अपान टी हाफ। ये फॉर्मूला होता है भैया। इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू रखेंगे और हमारा फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ही आएगा। देखो k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ है। टी हाफ की वैल्यू हमें 50 सेकेंड दी गई है तो 50 कर देंगे। अब एक काम करो, इसको अगर इजी बनाना है ना तो आप ऊपर 10 से गुणा कर दो और नीचे भी 10 से गुणा कर दो। अब थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, देखना आप अभी। ठीक है, देखो जब ऊपर 0.6932 को 10 से गुणा करोगे तो ये दशमलव खिसक कर 6 और 9 के बीच में आ जाएगा, यानी कि 6.932 हो जाएगा ये। अपान 50 का 10 से गुणा होगा तो 500 तो होगा ही होगा भाई। अब इसको कैसे करेंगे? देखो 6.932, ठीक है, अपान 500 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 500 को 5 गुणे 100 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 6.932 अपान सॉरी अपान 5 इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे। अब समझो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात। k इक्वल टू 6.932 अपान इंटू, देखो 10 के पावर प्लस 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, अपान नीचे 5 है। अब 6.932 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका लगभग 1.38 आएगा, अप्रोक्स इतना आएगा। ठीक है, तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 1.38 इंटू 10⁻⁻2। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। देखो शून्य की कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, लेकिन इसके लिए आपका सेकेंड इनवर्स हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे सेकेंड इनवर्स में आंसर आना भी चाहिए क्योंकि हमारा अर्धायुकाल सेकेंड में दिया गया है। तो इसमें क्या था, हमें अर्धायुकाल की वैल्यू पता थी 50 सेकेंड, वेग स्थिरांक निकालना था। हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला लगाया k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ। तो 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू 50 है, तो हमने 6 पॉइंट ऊपर 10 से नीचे 10 से गुणा किया तो 6.932 अपान 500, 500 को 5 इंटू 100 लिखा, 500 को 5 इंटू 10 की पावर 2 लिखा, 10 की पावर 2 को ऊपर ले गए, कट किए, तो हमारा वेग स्थिरांक आया 1.38 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आज का जो हमारा ये इंटरेस्टिंग क्लास है वो भी फिनिश होगा। मैंने आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के 6 ऐसे क्वेश्चन बता दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ऐसे क्वेश्चन बताए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगर ऐसे ही क्लास चाहिए रेगुलर, मतलब मैं चाहते हो आप लोग कि सारे चैप्टर के ऐसे ही क्वेश्चन मैं बताता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।